अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि मेरे तमाम बहन भाई देखने वाले खैर वाफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के करम से आप सब बहन भाइयों की दुआओं से आपका भाई अल्ताफ बिल्कुल ठीक ठाक है। हमारी दुआ है कि हमारे देखने वाले सुनने वाले जहाँ भी रहें खुश रहें आबाद रहें। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा अपने ईमान में रखे। जो बीमार है अल्लाह ताला सबको सेहत कामिल अता फरमाए और जो परेशान हाल है अल्लाह ताला हमारे तमाम देखने वालों की तमाम परेशानियों को दूर फरमाए। और जो औलाद है अल्लाह ताला उन सबको नेक औलाद अता फरमाए। धूप लग रही थी क्योंकि ये धूप पे अगर खड़ी हो जाए तो इसकी जल्द खराब होने लगती है, तो इसीलिए जो है ना फिर मुझे एहसास आ गया कि ये धूप पे न खड़े। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद करती हूँ कि आप भी ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। जहाँ भी रहें खुश रहें आबाद रहें। हमें दुआ में याद रखें, हंसते मुस्कराते रहें फूलों की तरह। आमीन। हमारे चैनल को कर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और अच्छे कमेंट। तो अलहमदा काम सारा हमारा पहले खत्म हो चुका है। कपड़े भी धुलाई हो चुके हैं, बस थोड़े से कपड़े हैं जो धुलाई हो रहे हैं। और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता वगैरह भी हमने कर लिया है और ये सेल्फी स्टैंड वगैरह वो भी हमने उठा लिया है क्योंकि हमारी कहानी स्टोरी चल रही है ना, तो वो आप सब बहन भाइयों से शेयर कर रहे हैं। बाकी नाश्ता वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह वो कब का हमने कर लिया। तो हाँ, कब का और अब हम सोच रहे थे कहाँ पे जाएं। अगर अंदर बैठे पंखे पे तो पंखे का बहुत ज्यादा शोर आता है, तो इसलिए टेंशन होती है कि हमारे जो ऑडियंस हैं हमारे बहन भाई हैं वो डिस्टर्ब होते हैं, शोर शराबा होता है, समझ में नहीं आती बात। तो अब हम सोच रहे हैं कि क्या करें, कहाँ पे चल के वीडियो बनाएं, कहाँ पे जाके बैठे और आप सब बहन भाइयों से अपनी कहानी शेयर करें। और आगे की जो स्टोरी है ना वो जैसे कहते हैं ना ट्विस्ट आने वाला है जी। बहुत बड़ा। जो पहले आपने कहानी सुनी वो कुछ और थी, जो अब कहानी है ये कुछ और है। हाँ, आगे बहुत कुछ होता रहा हमारे साथ, बहुत कुछ हुआ, लेकिन जो भी था ना हम इंशाल्लाह जरूर शेयर करते हैं। हाँ जी, अब सोच रहे हैं कहाँ पे चले यार ऊपर चलते हैं। वो कमरा जो है ना जो क्लीन बिछी हुई है वहाँ चल के देखते हैं वहाँ क्या निजाम है सिस्टम है। ठीक है, चलें जी, देखते हैं। अगर गर्मी होने लगी तो फिर वहाँ से हम उठाएंगे और कोई और जगह ढूंढेंगे। और कपड़े वगैरह ये आप देख सकते हैं इसने जो है ना सारे धो डाले हैं। अभी कुछ जो है ना वो मशीन के अंदर है। और हमारी बेटी और कमल बाजी उसे कह दिया है वो फिर देख लेंगी और तार पे डाल देंगी। तो अब हम अंदर चलते हैं ऊपर वाले कमरे में, वहाँ पे चल के देखते हैं कि क्या माहौल है। और आप सब मैंने हमारे साथ रहने चलते हैं अच्छी वीडियो की तरह। हम आ चुके हैं जी ऊपर वाले कमरे के अंदर और ये खिड़की खोलते हैं, देखते हैं कि क्या माहौल है, हवा लगती है या नहीं। हवा होगी तो लगेगी, हवा है जो नहीं। पंखा चला कर देखिए अब शोर हो जाता है यार, शोर आता है इसका, बहुत ज्यादा शोर आता है। नहीं आ रहा, वैसे इतने ज्यादा शोर नहीं आ रहा। नहीं आ रहा। चलें जी बैठते हैं फिर। हम वीडियो बनाते वक्त हमें गर्मी लग जाएगी, फिर जो ना अच्छे तरीके से बात भी नहीं हो सकेगी। फायदा वीडियो बनाने का पंखा चला हुआ होगा तो बात हम ठीक तरह कर लेंगे। ओके है ना। फाइनली जी हमने सेटिंग कर ली है और बैठ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पंखा चला लिया है क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है, तो ऐसे बैठ नहीं सकते थे, इसीलिए जो है ना फिर आप सब बहन भाइयों को ये शोर शराबा थोड़ा सा जो आ रहा है ना ये बर्दाश्त करना पड़ेगा। अगर हम ऐसे बैठेंगे तो फिर गर्मी से बुरा हाल हो जाएगा। की बात है, इसीलिए हम जो है ना इधर आके थोड़ी बहुत है ना ये हवा भी खा रहे हैं और आप सब बहन भाइयों से अपनी स्टोरी भी शेयर करें। अच्छा, वो याद है कहाँ पे ब्रेक? हाँ जी, हम यहाँ पे थे कि इसकी जो अम्मी, मेरी फुप्पो, मेरी सासू माँ वो बड़ी लड़ाकू थी, बहुत ज्यादा नहीं थी लड़ाकी, बहुत ज्यादा लड़ाकू थी यार। गुस्सा था उसे, बहुत ज्यादा गुस्सा था, बहुत ज्यादा लड़ती थी वो डराती थी सब। हर किसी से वो लड़ाई शुरू कर देती है। अगर छोटी सी बात भी उसे अच्छी ना लगती तो वो जो है ना लड़ पड़ती। इतना यानी कि उसे गुस्सा था, बहुत ज्यादा गुस्से की भरी हुई थी, वो बिल्कुल लाल रेड हो जाती थी। वैसे ये सारे रेड हैं, इसकी वालदा साहिबा और इसकी जितने भी बहन भाई हैं वो सारे रेड है, रेड लाल कलर के। अल्लाह ताला ने बस दो बहन भाई जो है ना उनका कलर चेंज है थोड़ा, बाकी टोटली ऐसे है।
हाँ बिल्कुल रेड रेड ही है आप। वैसे ना जो मेरी नानी अम्मी थी ना वो भी रेड थी, पता है जी। और जो मेरे मामू हैं वो भी रेड है, हाँ, और फिर मेरी अम्मी, फिर हम भी रेड हो गए क्योंकि हमारी पूरी फैमिली रेड है। हाँ, मेरे यानी कि चाचे, मेरी फूफियाँ, मेरी दादी, उनका कलर बिल्कुल जैसे अंग्रेज का कलर होता है ना, रेड लाल, आप भी रेड हो, आपको पता है? मैं इतना ज्यादा रेड नहीं हूँ, मेरा कलर माशाल्लाह प्यारा है। अच्छा, हमारा कलर प्यारा नहीं है, आपका प्यारा है लेकिन ज्यादा रेड है आप। अगर धूप पे ये निकले ना, धूप पे तो ये बिल्कुल लाल हो जाती है ऐसे महसूस होता है जैसे खून निकलने वाला है इसके। मैंने एक दिन आपके भाई को कहा कि मैं जो है ना ये खून जो है ना किसी गरीब को देती हूँ। जब मैं इसको कहकर आपके भाई को कहकर गई, वो ना मेरी कज़न थी, हॉस्पिटल से ज़रूरत थी ब्लड की। जब मैं वहाँ पे गई तो जब मेरा चेकअप हुआ तो उसने कहा, डॉक्टर ने कहा कि आपकी जो ना खून की एवरेज बहुत ज़्यादा कम है। जब वो मेरी शक्ल देखता तो फिर जो ना ऐसे कर बैठा, ऐसे सोचता रहा। वो कहने लगा मैं आपकी शक्ल देखता हूँ तो शक्ल आपकी रेड है, मैंने चेकअप किया तो आपकी खून की एवरेज कम है। मैंने कहा अंकल आप जो है ना, आपको मैं एक बात बताती हूँ, मेरी जो पूरी फैमिली है सारी रेड है। हाँ, और मैं भी इनका कलर, इनकी जल्दी ऐसी है। हाँ, खून की से कमी थी लेकिन शक्ल सूरत से ये ऐसा दिख रही थी जैसे इसके अंदर बहुत ज्यादा ब्लड हो। फिर उसने कहा बेटा आप जाओ, आप मुझे ब्लड नहीं दे सकती, क्योंकि 14 तक होता है ब्लड इनकी एवरेज, और इसकी थी मेरे ख्याल में 9 थी। जी 9 थी, 9 से भी थोड़ी कम थी, 9 इशारे कुछ थी। हाँ। और जब मैंने अपने टेस्ट करवाए ना तो मेरी 16 थी, 16, 2% ऊपर। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह ताला का। लेकिन ये रेड नहीं है, बस ये जल्द का मसला होता है। हाँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी शादी हो गई अल्लाह ताला के करम से, क्योंकि यही मेरी बीवी बननी थी, मेरी शरीक हयात बननी थी, क्योंकि जोड़े आसमानों के ऊपर बनते हैं बेशक, और फिर दुनिया में आके वो ज़रूर मिलते हैं एक दूसरे को। बेशक। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम मियाँ बीवी बनने थे, हम बन गए। उसके बाद फिर मेरा कोई ऐसा काम वगैरह नहीं था मुस्तकिल, और फिर मैं भट्टे पे ईंट बनाने लगा। मैं रात को ईंट बनाता था और फिर जब ईंट से फारिग होता फिर खाना वगैरह नाश्ता वगैरह करके मैं चला जाता था क्लिनिक पे, मामू के पास, हाँ, वहाँ पे मैं काम करता था। तो इसी तरह दिन गुजरते गए और फिर हमारी बेटी पैदा हुई अल्हम्दुलिल्लाह। पहले अल्लाह ताला ने रहमत दी, और उसके बाद जो है ना फिर हालात काफ़ी तंग थे, तंग दस्ती थी, काफ़ी परेशान रहते थे हम, क्योंकि मेरे वाले साहब भी मज़दूर और मेरे बड़े भाई वो भी मज़दूरी करते थे, मैं खुद भी मज़दूरी करता था। तो सही तरह से यानी कि निज़ाम नहीं चल रहा था, हाँ, और इससे जो है परेशान ना रहते थे, दिमाग का मसला भी था, और काफ़ी मैं डिप्रेशन में रहता था। अक्सर जो है ना मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती थी, और फिर डिप्रेशन का इलाज भी मेरा चल रहा था। मैं सुकून की गोलियां खाता था, अगर गोली ना 3-4 किस्म की हाँ। टेबलेट, सिटानिव आप जानते होंगे, अल्प्राजोलम, और उसके बाद प्रोथाडिन 75 mg। ये आम बंदा बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं 3 टेबलेट खा लेता था लेकिन फिर भी मुझे नींद नहीं आती थी, मैं इतनी ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता था। तो फिर जब हमारी बेटी पैदा हुई काफ़ी परेशान थे, हालात तंग थे। फिर शहर कोटा 2 में मेडिकल स्टोर था, पाक मेडिकल स्टोर उसका नाम था, और उस पे जो है ना फिर मैं तनख्वाह पे वहाँ पे जाके खड़ा उस स्टोर पे। 3000 मेरी तनख्वाह थी महीने की। ये 2008 की बात है। 2000 बाद में गए थे, हाँ 2000 यानी कि 8 चल रहा था, कुछ महीने ऊपर 9 के करीब था। तो 3000 माहाना मैं वहाँ से लेता था, और शहर कोटा 2 में मेन जो हमारा डिब्बा शहर कहते हैं उस पे मेडिकल स्टोर था। और जो शहर वाले वहाँ की जो बड़ी कौमें हैं, बरियार और पिरहान, और जितने भी यानी कि करीबी थे वहाँ पे जो है ना मुझे ले जाते थे। इंजेक्शन वगैरह किसी को लगाना होता या ड्रिपें वगैरह लगानी होती तो मुझे ले जाते थे, और कोई मुझे 10 दे देता, कोई 20 दे देता, कोई 50, कोई 100।
तो इस तरह जो है ना फिर मैं पैसे इकट्ठे करता रहा। मेरे पास मोबाइल नहीं था। हाँ, मोबाइल नहीं था। हमारी 2008-9 यानी कि लगने के करीब था, लगने वाला था, मेरे पास मोबाइल नहीं था। और हर बंदे के पास मोबाइल था, मोबाइल दौर था उस वक्त। और जितने भी मेरे इलाके वाले थे, मेरा छोटा भाई मुश्ताक भाई बास, उनके पास मोबाइल था, लेकिन मेरे पास मोबाइल नहीं था क्योंकि मैं ले ही नहीं सकता था। इतनी मेरे पास तौफीक ही नहीं थी कि मैं मोबाइल ले पाता। फिर मैं वो थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करता रहा और पैसे इकट्ठे करके फिर तनख्वाह से मैंने 1 रुपया भी नहीं लिया। जो मुझे ऊपर से मिलते थे 10, 20, 50, 100 कोई दे देता था, तो वो मैं इकट्ठे करता रहा कि इससे जो है ना मैं अपना मोबाइल लूँगा। भाई अब्बास ने नर्सरी बनाई हुई थी, सफ़ेदा हम खुद यानी कि काश्त करते थे, उसकी पनीरी लगाते थे, सफ़ेदा फिर हम खुद तैयार करते थे और फिर जो है ना वो ले जाते नर्सरी वाले, या वो सफ़ेदा जो काश्त करते थे वो ले जाते। तो भाई अब्बास चला गया तबलीग जमात के साथ। फिर भाई अब्बास ने मुझे कहा कि आपने संभालना है इस काम को। वो अपना मोबाइल मुझे दे के गया, छोटा मोबाइल था, नोकिया 11 जो सफ़ेद और काला था ना, ब्लैक वाला। हाँ, 911 था, पता नहीं कोई इस तरह का नाम था उसका। वो मुझे दे कर गया था क्योंकि जो सफ़ेदा उठाने के लिए आते थे, डील वगैरह होती थी, तो वो फिर उसी नंबर पे रब्ता करते थे, वहाँ से ले जाते थे। भाई अब्बास मेरे ख्याल में 40 दिन लगाने के लिए गया था। जी, 40 दिन लगा इसमें। वो जब वापस आया फिर मैं स्टोर पे चला गया वहीं पे, और वहीं पे काम करना शुरू कर दिया। फिर मैंने अपना मोबाइल लिया 2009 में। जब आपने मोबाइल लिया था ना, तब हमारा खुबैब पैदा हुआ था। नहीं, खुबैब अभी पेट में था, अभी हमारी बेटी पैदा हुई थी और खुबैब अभी इस दुनिया में नहीं आया था। 2009 में मैंने मोबाइल लिया, 2009 की बात है, वो भी 2009 में मेरे ख्याल में, 2009 में पैदा हुआ, लेकिन उससे पहले मैंने अपना मोबाइल ले लिया था। मैंने मोबाइल लिया तो घर वालों ने झगड़ा कर दिया मेरे साथ कि आपने मोबाइल क्यों लिया, घर के हालात ये हैं और आपने मोबाइल ले लिया। तो वो उस दिन जब आपने लिया सस्ते में लिया था, पैसे भी ज़्यादा नहीं लगे हुए थे। हाँ, वो मोबाइल था, मुझे याद है LG का मोबाइल था 195 उस वक्त उन मोबाइलों का दौर था। और ऐसा मोबाइल यहाँ पे किसी के पास नहीं था। छोटे मोबाइल तो थे, लेकिन वो कार्ड वाला मोबाइल था, उसमें कार्ड भी आता था और ये वीडियो वगैरह भी चलती थी। तो ऐसा मोबाइल किसी के पास नहीं था। वो मैंने लिया था मेरे ख्याल में 5800 रुपये का। उस वक्त 5800 रुपये बड़ी रकम थी। वो मैं पता नहीं कितना अर्सा थोड़े थोड़े करके इकट्ठे करता रहा, लेकिन घर वाले सारे लड़ पड़े, भाई अब्बास, यूसुफ, सारे मुझसे लड़ते रहे कि आपने मोबाइल लिया क्यों, घर के हालात ये हैं, आप फजूल खर्च हो, आप फजूल खर्ची करते हो। काफ़ी यानी कि बिगाड़ हुए। हाँ, बस उनकी बात होती थी, आप अलग हो जाओ, आप अलग हो जाओ। फिर मैंने अपना मोबाइल नहीं बेचो, वो कहते रहे कि मोबाइल बेचो, पैसे दो हमें, आप इतनी सी तनख्वाह लेते हो, 3000 रुपये तनख्वाह है आपकी, और आपके बच्चे हैं, आपकी बीवी है, तो हमने तो नहीं खिलाना। इस तरीके यानी कि जैसे घर में बातें होती रहती हैं, काफ़ी ऐसे झगड़े होते रहे। तो फिर मैंने कहा कि मैंने अपनी तनख्वाह से तो नहीं लिया मोबाइल, मैं इकट्ठे करता रहा थोड़े थोड़े जो मुझे मिलते थे ऊपर से, तो वो उससे मैंने अपना मोबाइल लिया है। हर किसी के पास मोबाइल है, मोबाइल दौर है, लेकिन इस दौर में आके फिर भी मेरे पास मोबाइल नहीं था, मैंने मोबाइल नहीं लिया। जब मैंने पैसे इकट्ठे कर लिए तो मैंने मोबाइल ले लिया। तो इसी तरह जो है ना अक्सर झगड़ा चलता रहता था जी। और मैंने एक गैप भी रखी हुई थी, वो जो छोटी सी जिसे हम बहन कहते हैं। हाँ, बछड़ी। हाँ जी, बछड़ी। बछड़ी वो भाई वाले पे किसी और की थी, हम उसकी देखभाल करते थे, ये चारा वगैरह करती थी लोगों के ज़मीनों में जाके, अकेले बेचारे चारा ले आती। ज़मीन जो ज़मीन थी वो हमें नहीं दी गई थी। फिर मैं इधर इधर जाके चारा वगैरह ढूंढ के इधर ले आती, और हालात काफ़ी तंग थे। और बस्ती में जो हमारी बहुत बड़ी बस्ती है, इधर बस्ती में सबको मैंने कह दिया, अगर कोई 4 रुपये बुनाई कराना चाहे मुझसे तो मुझे बता देना, मैं खुद आकर आपको 4 रुपये बुनाई कर दूँगी। हाँ, ये 4 रुपये बुनाई करती जी। दिन में पहले सुबह उठकर घर का काम करके फिर मैं चारा ढूंढने के लिए चली जाती थी। चारा ढूंढ के जब आती
फिर जो है ना वो जो बछड़ी थी उसको पानी पिलवा के सारा कुछ उसे अंदर छाँव पे बांध के फिर मैं चली जाती थी बस्ती। उधर मैं दिन के जो है ना 3-4 पहिया बुनाई करती थी। 3-4 पहियों के मुझे देते थे एक 4 पहिए का 50 रुपया। 150 रुपया के 3-4 पहियों का मिलता था इसे जी 50 रुपये एक 4 पहिए। और जो वो मुझे मिलता था कुछ खर्चा हो जाता था, कुछ जो है ना जो बच जाते थे इधर हमारे यहाँ लंडा बाज़ार लगता था, वहाँ पे जाके मैं कपड़े ले आती थी। कपड़े इधर ले आके फिर मैं वहाँ से जो है ना 50 का अगर मैं लेती तो इधर जो है ना 70 रुपये का मैं बेचती थी। 20 रुपये मैं वहाँ से जो है ना अपनी बचत करती थी। मैं सोमवार वाले दिन बस सोमवार वाले दिन जाकर ले आती थी, फिर मैं इधर बेचती थी। ऐसे ऐसे जो ना चलता रहा सिस्टम। कभी कभी वो मुझे खाना दे देते थे, जब खाना देते थे मैं वो खाना उधर भी नहीं खाती थी, घर ले आ जाती थी इधर, क्योंकि आपका भाई तो नहीं था, बच्चे थे। फिर वो बच्चे कभी कभी खा लेते थे, कभी कभी जो है ना मैं रख देती, वो शाम को हम गुजारा कर लेते थे। और हमारे घर में सालन नहीं पकता था, बिल्कुल भी नहीं बनता था सालन। कभी चटनी बना के सारे बैठ के हम खा लेते थे जी, क्योंकि वो जब कभी प्याज बना के या कभी एक कटोरी लेकर हमारी बेटी जाती, कभी किसी के घर से ले आती सालन, कभी किसी के घर से ले आती, कभी बातें भी सुनाते थे, क्योंकि हालात हमारे इतने तंग थे, बहुत ज्यादा थोड़ी सी तनख्वाह से क्या बनता था। बेशक एक दिन मुझे याद है घर में जो है ना बने हुए थे वो गुड़ वाले चावल बने हुए थे। ये दोनों कहने लगे अम्मी उसने ये चावल बनाए हैं गुड़ वाले, हमें भी बना दो। तो फिर जो ना जब मैंने अपने हालात देखे, हमारे पास तो कुछ भी नहीं था ना, तो ये घर पे नहीं था, मैंने इसे कुछ भी नहीं बताया। मैं आज बता रही हूँ सीरियसली, मैंने कभी किसी से ऐसी बात शेयर नहीं की थी। शाम हो गई, बच्चे थे, थोड़ी बहुत कटोरी में डाल देते, तो बच्चे थे मेरे वो जो ना खुश हो जाते ना, तो किसी ने नहीं दिए। जब शाम हो गई, ना ही हमारे घर पे कोई आटा था, कुछ भी नहीं था, मैं ऐसे ही बैठी थी। फिर जो ना वो भाई मुश्ताक आया तो पूछने लगा आज जो ना बच्चे खामोश हैं, क्योंकि उनके बच्चे नहीं थे छोटे, भाई मुश्ताक के एक ही बेटी थी, वो बड़ी थी। फिर उसने पूछा कि आज जो ना बच्चे खामोश हैं, क्या बात है। फिर हबीबुल्ला आ जाता है दुकान पे। खुबैब ने कहा कि चाचू आज जो है ना वो चाची ने चावल बनाए हैं गुड़ वाले, तो मैं अम्मी को कह रहा हूँ अम्मी हमें भी बना दे चावल। फिर जब ऐसे ये बात सुनी भाई ने, फिर गया उनसे नाराज़ हुआ, गुस्सा हुआ कि थोड़े बहुत कटोरी में डाल देती आप। वो भी बच्चे थे, उनको पता तो नहीं हमारे माँ बाप के पास कुछ है कि नहीं। फिर भाई मुश्ताक गया दुकान पे, इधर ही आया जहाँ पे आधा किलो उसने चावल लिए और गुड़ लिया, जाकर मुझे दिया, कहने लगा कि भाभी जल्दी जल्दी बनाओ और बच्चों को खिलाओ, अल्ताफ़ के लिए भी रख देना। मैं सीरियसली ये बात आज आपके भाई को पता चल रहा है, मैं कभी किसी से ये बात नहीं करती, बिल्कुल भी नहीं। कि मेरी सगी माँ थी या मेरे बहनी थी या मेरे भाई थे, मैंने कभी किसी से कुछ नहीं कहा। बस ऐसे जो मेरे सामने मजदूरी आ जाती थी, जैसे ये चावल बिजाई करते हैं, गंदम की कटाई करते हैं, जो भी सिस्टम हो जाता था मैं ऐसे ही कर लेती थी। और इन जो कोशिश करती थी कि जो मैं जो ना इसका साथ दूँ। कभी अल्हम्दुलिल्लाह इसका साथ था मेरे साथ। और मैं वहाँ पे मेडिकल स्टोर पे तकरीबन 4-4.5 साल रहा, वहाँ पे मैंने काम किया। और 2010 में हमारे यहाँ सैलाब आ गया, उस वक्त खुबैब पैदा हो गया था। खुबैब पैदा हो गया, खुबैब एक साल का था, ये चल नहीं सकता था, यानी कि ज़मीन पे रींग के चलता था जी। तो सैलाब आया, सैलाब के मौके फिर हम तो यहाँ से चले गए थे। यहाँ पे तकरीबन 14-15 फुट पानी था हमारे कमरों के दरवाजे डोर के ऊपर से, यानी कि छत के करीब तक पानी चलता रहा हमारे यहाँ, हमारे कमरों में। तो हम 1 महीना बह रहे, 1 महीने के बाद फिर हम घर वापस लौटे थे। पानी थोड़ा बहुत था, रोड रास्ते वगैरह इनके क्लियर हो गए थे, बाकी ज़मीन के अंदर अभी पानी मौजूद था। तो उसके बाद जो है ना फिर अभी हम भाई सब इकट्ठे थे, हम अलग-अलग नहीं हुए थे। और फिर वहाँ से भी मैंने छुट्टी कर दी थी, मैंने अपना मेडिकल स्टोर बनाया था इधर हमारे चौक जन्नू मोड़ पे। एक मेरा पार्टनर था, उसके साथ पार्टनरशिप की
और मेडिकल स्टोर अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा चलता रहा। और घर की जितनी भी दवाइयाँ वगैरह जितने भी मरीज़ होते थे मैं खुद देखता था, क्योंकि पार्टनरशिप थी और मैं लिखता रहता था। 6 महीने हमने मेडिकल स्टोर चलाया। जो मेरा पार्टनर था उसका दिमाग मेरे दिमाग से काफ़ी अलग था, यानी कि बिल्कुल मैच नहीं होता था। मैंने 6 महीने बर्दाश्त की, लेकिन 6 महीने के बाद फिर मैंने कहा कि भाई हम इकट्ठे नहीं रह सकते, हम भाईवाला नहीं रख सकते, आप खुद चलाओ और मेरे साथ हिसाब करो, मैं इधर नहीं रह सकता। क्योंकि हमारा जहन भी नहीं मिलता था और उसका तरीका भी कुछ और था, और काफ़ी यानी कि मसाइल भी मुझे नज़र आए उसकी तरफ से। इसलिए जो है ना फिर मैंने भाईवाला ख़त्म कर दिया। तो घर में अक्सर झगड़ा रहता था और हमें कहते थे कि आप अलहदा हो जाए। तो यूसुफ भाई, मुश्ताक भाई, ज़्यादा यूसुफ छोटा भाई वो झगड़ा करता था। एक दिन तो ये आटा गूंद रही थी, उसने आके इसके हाथ से आटा भी खींच लिया था, छीन लिया था कि आप अलहदा हो जाओ, आप ये अल्ताफ़ कुछ भी नहीं देता घर में, तो हमने तो नहीं खिलाना आप सबको, हम उसे भी खिलाते आए, आप सबको भी हम खिलाएं। यानी कि इस तरह की काफ़ी बातें होते रहती थी, झगड़ा भी होता रहता था। तो उसके बाद जो है ना फिर जब मैंने भाइयों से कहा, मैंने कहा मैंने तो कभी हिसाब नहीं रखा आपके साथ। अल्हम्दुलिल्लाह सब्जी भी मैं घर भिजवाता था, मेडिकल स्टोर था, दवाई भी आती थी, सबकी दवाई भी सारा सिस्टम, यानी कि जितने भी हमारे भतीजे भतीजियाँ थी, भाभियाँ थी, घर वाले जितने भी थे, सबकी दवाई वहीं से आती थी। और वो भी रेट लगता था जैसे हमें मिलती थी। अगर डॉक्टर वाला रेट लगा दे तो 3-4 गुना ऊपर लगाते हैं डॉक्टर रेट जो मरीजों से लेते हैं। तो जैसे हमें मिलती थी, हालांकि मल्टीनेशनल दवाई, और वो भी फिर जो रेट होता था मैं वही लगाता था, क्योंकि मेरे घर जा रही है, मैं ऊपर मुनाफा तो नहीं लगाता था, हिसाब किताब जब लिखते थे। तो जब 6 महीने का हिसाब मैंने किया, मेरे ख्याल में सिर्फ दवाई का 88,000 रुपया दवाई का खाता था। उस वक्त 88,000 की बहुत बड़ी वैल्यू थी जी, बहुत बड़ी वैल्यू थी। और बाकी सब्ज़ी वगैरह वो अलावा जो दवाई का मुझे अच्छी तरह से याद है, जब मैंने रजिस्टर दिखाया कि ये दवाई का खाता है जो घर में दवाई आती है, तो किसी ने नहीं माना। उन्होंने कहा कि आप झूठ बोल रहे हो, आपने कब ये दी, आपने ऐसे लिखा हुआ। जब झगड़ा हुआ था मैं रजिस्टर लेके आया था कि आप ये देख लो, मैंने तो कभी आपसे हिसाब नहीं रखा, तो आप हर वक्त मेरे साथ झगड़ा करते हो, इसे डांटते हो। तो इसी तरह जो है ना फिर अक्सर झगड़ा रहता था। और हम जाते थे लकड़ियाँ, ये जो कपास है ना उसकी लकड़ियाँ काटने के लिए, घर में जलाने के लिए हम दूर जाते थे, तौसा शरीफ, नाड़ी, इस साइड पे लकड़ियाँ काटने के लिए जाते थे सर्दियों में। तो उन दिनों में मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मैं बीमार था और मेरे पट्टों का इतना मसला हो चुका था कि मैं अगर बैठा हूँ तो मैं उठ नहीं सकता था, इतनी मेरी हालत थी। तो मुझे जब भाइयों ने कहा कि चलें लकड़ियाँ काटने के लिए चलना है, तो मैंने उनसे कहा कि भाई मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं काफ़ी परेशान हूँ, तो मैं बैठा हूँ तो मैं उठ भी नहीं सकता। काफ़ी देर के बाद इस तरह जो है ना मुझे ज़ोर लगा के उठना पड़ता है, इतना मेरा मसला हो गया है, तो मैं नहीं जा सकता। मैं किसी लड़के को कहता हूँ, मैं उसे पैसे दे दूँगा, दिहाड़ी या 2 दिहाड़ी लगेगी तो मैं उसे दिहाड़ी कहीं से करके दे दूँगा, तो आप मेहरबानी करें, मेरे हाल पे रहम करें, मैं नहीं जा सकता। तो सब ने जो है ना कहा कि आपने जाना है और कोई नहीं जाएगा। जो लड़के थे मेरे भैया के दोस्त वगैरह, जो हमारे कज़न वगैरह, हम विंगार करते थे सब मिलजुल कर। जब उनका काम होता था तो हम उनके साथ जाते, जब हमारा काम होता, लकड़ियाँ कटाई करनी होती, तो वो हमारे साथ साथ देते थे, आते थे। हाँ, ऐसे जो ना मिलजुल कर हम ये काम करते थे। तो सब ने ये ठान ली कि जाएगा तो अल्ताफ़ जाएगा, इसने जाना है, इसने लाजमी जाना है। तो ज़बरदस्ती मुझे लेकर गए, हम रात को गए, रात को हमने वहीं पे रहना था, सुबह उठकर पे जल्दी हम लकड़ियाँ काटेंगे। वहाँ पे हम जाके रात हमने गुजारी। जब सुबह हुई तो मेरी हालत नहीं थी खड़ा होने की, सीरियसली अल्लाह गवाह है, मैं खड़ा नहीं हो सकता था। तो किसी तरह फिर मैं उठ के चल कर गया जहाँ पे लकड़ियाँ हमने काटनी थी, वहाँ पे मैं ऐसे बैठ गया। मैं खड़ा बिल्कुल नहीं हो सकता था, बैठकर ऐसे कुल्हाड़ी से मैं लकड़ियाँ काटता, ऐसे रखता, फिर इस तरह
मैं यानी कि बैठ के लकड़ियाँ काटता रहा और सब बातें सुनाते रहे। ऐसी ऐसी बातें मुझे करते रहे कि सुनने के काबिल नहीं थी, बस वो कहने के काबिल नहीं है। जैसे वो कहते हैं ना, जब औरत को बच्चा पैदा होता है तो फिर वो उठ नहीं सकती, तो इस तरह की बातें वो मेरे ऊपर मजाक उड़ाते रहे कि इसने बच्चा पैदा किया हुआ है ये, या जैसे वो अम्मल वाली औरत उठ नहीं सकती है, ऐसे चलती है, इस तरह की हालत इसने बनाई हुई है। नजर नहीं आ रही थी सबको, तो सब मेरे साथ मजाक उड़ाते रहे। मैं चुप करके मैंने खामोशी इख्तियार कर ली, मैंने किसी को भी जवाब नहीं दिया। मैं लकड़ियाँ कटाई करता रहा अपनी जो मेरे हिस्से की थी। जैसे वो नालियाँ जाती है ना जो लकड़ियों की, 3 से 4 जो जितनी उन्होंने उठाई हुई थी अपना अपना हिस्सा, उतना हिस्सा मैं लेकर बैठ के मैं फिर कटाई करता रहा। जब दोपहर हुआ तकरीबन 12 बजे, पसीना वगैरह आया मुझे, तो फिर मेरी टांगों में कुछ जान आई, तो किसी तरह मैं फिर खड़ा हुआ। उसके बाद फिर जिस तरह भी मुझसे काम होता रहा मैं करता रहा। जब शाम हुई, शाम के बाद जो है ना फिर शाम जब हुई तो कुछ लड़के वापस आने लगे। अभी ट्राली नहीं गई थी, हम ट्राली लेकर जाते, लोड करके ले आते थे। रक्शे पे हम गए हुए थे, मुश्ताक भाई रक्षा चलाता था। तो फिर कुछ लड़के वापस आने लगे कि कल फिर ट्राली लेकर आएंगे, मुश्ताक भाई भी और 3 से 4 लड़के और भी थे। तो मैंने कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे जाने दो, मुझे कुछ भी हो सकता है, मुझे फालिज लकवा भी हो सकता है, तो मेहरबानी करें। सब ने कहा कि बिल्कुल नहीं, ये नहीं जाएगा, इसे नहीं जाने देंगे, आपने नहीं जाना। तो इतना मुझे दुख हुआ, इतना दुख हुआ, मेरा दिल धाड़ मार मार के रो रहा था कि वो तो मेरे यानी कि और हैं, मेरे भाइयों को भी एहसास नहीं आ रहा मेरे ऊपर। तो फिर मैंने अपनी वो लुकार उठाई, शाल उठाई, सर्दियाँ थी, मैं उठा के रक्शे पे बैठ गया। मैंने कहा मार दो, जो कुछ करना है कर दो, मैं रक्शे से नहीं उतरूँगा, अगर आप जा रहे हो तो मैं घर जा रहा हूँ। फिर ज़बरदस्ती मैं वहाँ से चला आया। यहाँ पे आके मैंने अपनी दवाई ली, रात को ही दवाई मैंने ली क्योंकि मेरी हालत काफ़ी ख़राब थी और मेरा डॉक्टरी शोबा था। मुझे पता था कि मुझे कुछ भी हो सकता है, इतना ज़्यादा मेरे पट्टों का मसला हो गया है। तो फिर रातों रात मैंने कुछ टैबलेट वगैरह ली, कुछ डोज मैंने ली कि ये खा के कुछ मेरी तबीयत संभल जाएगी। फिर दिन हुआ, दिन को मुझे कहते रहे कि आप चलो लकड़ियाँ लोड करवाने के लिए। तो सारी लकड़ी हो गई, कटाई हो चुकी थी। मैंने कहा कि मेरी हालत नहीं है, मैं नहीं जा सकता। लकड़ियाँ लोड करके ले आए, लकड़ियाँ उतार रहे थे, मैं गया हुआ था दवाई लेने के लिए। रात को आई ट्राली यानी कि खड़ी कर दी, सुबह को भी नाश्ता वगैरह करके सब, उसके बाद फिर इसको उतारेंगे। मैं फिर सुबह को चला गया था दवाई लेने के लिए। दवाई मेरी ख़त्म हो गई थी, मेरे ख्याल में 3 डोजें मैं ली थी, 3 खुराकें। तो फिर मैं दवाई लेने के लिए चला गया। ये फ़ोन करते रहे मुझे, यूसुफ भाई, मुश्ताक भाई, कहाँ पे हो, जल्दी आओ, काम है, इधर लकड़ियाँ भी उतारनी है तो इधर आ जाओ। फिर जब मैं आया तो ये लकड़ियाँ उसी वक्त उतारने लगे थे, ट्राली के ऊपर चढ़ने वाले थे, करीब खड़े थे। तो मैं फिर आ गया, मैं भी उनके साथ ऊपर ट्राली के ऊपर चढ़ गया। हम लकड़ियाँ उतारने लगे तो यूसुफ भाई और मुश्ताक भाई ने कहा कि आप जो है ना इस तरह करो, वो हमारे कज़न है सलीम उसका नाम था, वो लकड़ियाँ काटने के लिए जा रहे हैं, कल वो हमारे साथ थे, लकड़ियाँ कटाई करते रहे, आप उनके साथ जाओ, लकड़ियाँ कटवा के आओ। उनके 2 दिन लगे या 1 दिन लगे, आप उनके साथ जाओ। मैंने कहा भाई मेरी तबीयत आपके सामने है, मैं भी इंसान हूँ, आप 2 में से कोई चला जाए, मेरी हालत ये है। तो उन्होंने कहा कि हम क्यों मुलाजिम है आपके, हम क्यों जाएं, जब भी कोई काम आता है आप बहाने बना लेते हो, आपको शर्म नहीं आती, आपको शर्म आनी चाहिए, आप छुपते हो काम से। तो उन्होंने काफ़ी बातें सुनाई, मुझे बातें सुनाने लगे। मैंने कहा भाई मैं नहीं जा सकता, मेरी हालत ठीक नहीं है, मैं बिल्कुल भी इतना खड़ा नहीं हो सकता, मेरी हालत ख़राब हो जाएगी, आप कुछ तो एहसास करें। लेकिन उन्होंने कहा कि आपने जाना है। मैंने कहा मैं नहीं जा सकता। फिर उन्होंने कहा कि हम कोई मुलाजिम तो नहीं है, हम आपके नौकर हैं, आपको भी हम खिलाते रहे, आपके बच्चों को भी हम खिलाएं। जब कोई काम करना होता है तो आप बहाने बना लेते हो, आप काम से छुपते हो, आप अलहदा हो जाओ, हम आपके बच्चों को नहीं खिला सकते, आपको शर्म नहीं आती। छोटे भाई थे मेरे,
ऐसी बातें बताने नहीं चाहिए, लेकिन आप सब बहन भाइयों से अपनी पूरी कहानी शेयर कर रहे हैं जो हमारी ज़िंदगी में होता आया। अगर मेरे भाई देखेंगे गुस्सा भी होंगे कि आपने ऐसी बातें क्यों की, लेकिन आप सब बहन भी हमारी फैमिली का हिस्सा है, तो सारी बातें आप सब बहन ये तो कहानी हमारी गुजर चुकी है। वो तो जो होना था वो हो गया। फिर उन्होंने ऐसी मुझे बातें सुनाई जो सीधी मेरे दिल में लगी। ऐसे मुझे लगा कि ये सीधा मुझे फैर मार रहे हैं, गोलियां लग रही हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि आप अलहदा हो जाओ, हमारा आपके साथ कोई वास्ता नहीं है, हम आपको नहीं खिला सकते, आपके बच्चों को नहीं खिला सकते, आपके नौकर नहीं है, आपके मुलाजिम नहीं है। इस तरह की पता नहीं कितनी उन्होंने बातें मुझे सुनाई जो मेरे दिल पे लगी। और मैंने ज़िंदगी में ये सोचा हुआ था कभी भी मैं अपने भाइयों से, माँ बाप से अलहदा नहीं होऊंगा, लेकिन वो बातें ऐसे मुझे लगी, ऐसे दिल पे लगी, मैं ऐसे खामोश हो गया। फिर मैंने कहा कि भाई आज के बाद आपका और मेरा कोई वास्ता नहीं, हम इकट्ठे नहीं है, वैसे आप भाई हैं मेरे, लेकिन हम अलहदा हैं आपसे। आप मेरे बच्चों को ना खिलाएं, मुझे ना खिलाएं, वो ज़्यादा खिलाने वाली। लकड़ियाँ हमने उतारी, मेरी जेब में 20 रुपए थे। लकड़ियाँ उतार के मैं फिर नहाया, नहा के मैंने कपड़े चेंज किए। और वो दिन मेरे लिए एक दर्दनाक दिन था, एक परेशान हाल था उस दिन में काफ़ी, कि मैं भाइयों से, माँ बाप से अलहदा हो रहा हूँ, कि मुझे भाइयों ने अलहदा कर दिया खुद से, कि अपनी कमाओ खाओ, हमारे साथ आपका कोई वास्ता नहीं है, हम अपनी कमाएंगे खाएंगे।